दोस्त स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। और आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 101 to 110 की होने वाली है। आप हमारी PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना और आंसर देने की कोशिश करना। बाबा कल्याणी समिति हमें बतानी है कि किस उद्देश्य के तहत बनी थी। देखते हैं ऑप्शन। MSMEs की समस्याओं के समाधान करने हेतु। नहीं दोस्तों, गलत है। याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि MSMEs की समस्याओं के समाधान करने हेतु यूके सिन्हा समिति गठित की गई थी। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु। दोस्तों ये भी गलत है। इसके लिए जो समिति बनी थी वो थी डॉक्टर अशोक दलवई की अध्यक्षता में बनी समिति। इसमें हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित चुनौतियों के समाधान करने हेतु। देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है। दोस्तों आपको पता होगा कि आजादी के बाद से ही हमारे देश में इंपोर्ट तो बहुत अधिक रहा है, लेकिन दोस्तों एक्सपोर्ट बहुत ही कम रहा है। तो इससे दोस्तों इसी समस्या का समाधान हेतु यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय सरकार के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी 2000 लाई गई थी और उसी के तहत बाद में एक्ट लाया गया था 2005 में। तो दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या है वो देखते हैं। इन क्षेत्रों में दोस्तों कर संबंधी छूटें मिलती है। आप नॉर्मल जोन में अगर आप इंडस्ट्री अपनी कुछ भी खड़ी करते हो मैन्युफैक्चर के लिए तो आपको टैक्स संबंधी छूटें नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर वही इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाते हो तो उस टैक्स संबंधी छूटें मिलेगी। एक तरह से मान लो कि ये भारतीय धरती पर एक विदेशी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस पर दोस्तों सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है। कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस तरह की सभी जो मिनिस्ट्री है उनसे आपको एक ही विंडो पर क्लियरेंस मिल जाएगी। और दोस्तों कई व्यापार छूटें तो आपको इसमें दी जाती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का खर्चा स्वयं सरकार वहन करती है। ठीक है दोस्तों, ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, ये बाबा समिति क्यों बनाई गई थी? क्योंकि दोस्तों इस जोन में कई तरह की चुनौतियां आ गई थी जिसका समाधान करने के लिए बाबा कल्याणी समिति गठित की गई थी। वो चुनौतियां क्या थी? इसमें दोस्तों काम करने वाले भी उद्यमी थे, जो काफी उद्यमी थे जिन्होंने लीगल लूप होल्स ढूंढ करके टैक्स अवॉइडेंस कर रहे थे। वो कैसे? कि मान लो उनकी इंडस्ट्री एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और दूसरी इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं है, तो जो नहीं है उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से लिंक करके बता रहे थे, जिससे क्या होता था कि सरकार उनको टैक्स से छूट देती थी। तो इससे दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। दूसरी, मजदूरों को लाभ जैसे EPFO, मैटरनिटी बेनिफिट, इन सभी से वंचित किया जा रहा था। तो इन समस्याओं के समाधान करने के लिए बाबा कल्याणी समिति गठित की गई थी। एक और जो चुनौती थी वो थी MSME सेक्टर है वो इससे हतोत्साहित हो रहा था, यानी इस सेज में MSME को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। इसने क्या सिफारिशें दी? सबसे पहले इसने कहा कि सेज का आप नाम चेंज कीजिए, आप इसका नाम रखिए एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एनक्लेव। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे एम्प्लॉयमेंट शब्द इसलिए जोड़ा गया कि उन्हीं इंडस्ट्री को आप टैक्स में छूट दो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हो, जो एक्सपोर्ट को डेवलप करती हो। जैसे दूसरे पॉइंट कि रोजगार को बढ़ाए और अपने निर्यात का विकास करे, उन्हें ही आप छूट दो। एक इन्होंने कहा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा इसमें दिया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार निर्मित हो सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले आप ये देख लिया करो सत्य पूछा या असत्य। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। शिक्षा के क्षेत्र भारत सरकार ने बजट 2020 में 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने का फैसला किया है। दोस्तों ये ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए बिल्कुल अतिरिक्त रूप से खर्च करने का फैसला किया है, जिससे शिक्षा पर खर्च GDP का 5% हो जाएगा। नहीं दोस्तों, गलत है। अगर 5% होता है तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होंगे, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी, लेकिन दोस्तों 5% नहीं होगा, यह होगा 3.1%। दूसरा देखते हैं, भारत सरकार के 2020 के इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 100% FDI एवं ECB स्वीकृति प्रदान की गई। दोस्तों ये ठीक है। ये क्यों किया गया? ताकि अतिरिक्त निवेश हमारे एजुकेशन में आ सके। तो इसमें हो जाएगा केवल 1, यही गलत है। कुछ और जानकारी दे। अच्छा, बजट में जो मैंने बता दिया 5,000 करोड़ रुपए का मामला और 3.1% ये शिक्षा पर खर्च GDP का होगा। और इसमें महसूस किया गया कि हमें अगर अतिरिक्त चाहिए तो वो कहां से आएंगे? FDI से और ECB से। अच्छा, FDI से होगा क्या? कि बाहर की कंपनी हमारे एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकेगी। और ECB क्या है? कि मान लीजिए हमारे देश में विश्वविद्यालय है, कोई भी एजुकेशनल एंटिटीज है, वो बाहर से पैसा ले सकेगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखना, सूचकांक जिक्र इस बार के बजट में किया गया है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक को प्रकाशित कौन करता है?
इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसमें बजट में जो चर्चा की गई है वो संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र के सेगमेंट में इसकी चर्चा की गई है। कहा गया है कि भारत की रैंक इंक्रीज हुई है, 65 थी और अब वो 34 हो गई है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखते हैं, सत्य पूछा है तो हमें पता कौन सा सत्य है। पहला स्टेटमेंट, 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास अर्थात रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को दी गई। ठीक है दोस्तों, सही है ये। अच्छा, 7वीं पंचवर्षीय हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसका जो नारा था वो याद होगा आपको, रोजी रोटी और उत्पादकता, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यह योजना ये बिल्कुल सही है ये, तो इसमें हो जाएगा सी। कुछ और जानकारी, इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास पे दी गई। अच्छा, मानव संसाधन का विकास कैसे होगा? जब उसके पास रोजगार होंगे, उसको सुरक्षित पेयजल मिलेगा, उसके पास प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा होगी, प्रारंभिक शिक्षा होगी और साथ में जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगेगा। देखो दोस्तों, आप नोटिस, पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने फोकस किया था कृषि के विकास को, फिर हमने दूसरी में देखा औद्योगिक को। धीरे धीरे देखो आप 8वीं पंचवर्षीय योजना तक हम आ गए मानव संसाधन के विकास पर। हमारी प्रायोरिटी कितनी अच्छी हो गई है, कितनी हाई लेवल की हो गई है, ये आप आंसर में कोट कर सकते हो। ठीक है, ये अपने लक्ष्य में सफल रही। अगला क्वेश्चन, यह है भारतीय सरकार का लक्ष्य पहल किससे संबंध है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी करने की पहल। ये है क्या कहते हैं दोस्तों? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाई जा रही पहल है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा पहले जो भी महिलाओं की बच्चे से संबंधित जो डिलीवरी है वो होती थी, लेकिन हमने धीरे धीरे आजादी के बाद से घर पर जो डिलीवरी होती है उसको कर दिया क्लोज और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर फोकस किया गया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब संस्थागत डिलीवरी होती क्या है कि हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी हो, इससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। लेकिन दोस्तों इसमें कई तरह की चुनौतियां आ गई, जैसे जो जहां पर डिलीवरी उसको बोलते हैं लेबर रूम, मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर, वहां पर सिक्योरिटी की दिक्कत, प्रॉपर हाइजीन की दिक्कत, जो नर्स है उनमें स्किल नहीं होती थी। तो इन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए लक्ष्य पहल की गई। ठीक है दोस्तों, देखते ये क्वेश्चन हमें बताना सत्य कथन। इसमें सत्य कथन देखते कौन सा है। नाबार्ड की स्थापना 20 शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1982 में की गई थी। दोस्तों एकदम सही है। नाबार्ड के द्वारा किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण सहायता दी जाती है। दोस्तों ये गलत है, प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है नाबार्ड। क्या करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनको ये सहायता देता है, ये डायरेक्ट किसानों को नहीं देगा। तो इसमें हो जाएगा केवल एक। ये इंपोर्टेंट याद रखना। नाबार्ड की स्थापना बता दी मैंने। नाबार्ड का एक्ट 1981 बना था, उसके तहत 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर हो गई थी। और मैंने उसका काम किया स्पेशल हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के वित्त पोषण के द्वारा एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देना। ठीक है दोस्तों, भारत में उर्वरक उद्योग से संबंधित ही पूछा गया है, इसमें हमें सही कथन की पहचान करनी है। अच्छा, उर्वरक उद्योग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप नोटिस करना, जब भी आप बजट देखते हो तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा यूरिया सब्सिडी में चला जाता है, तो इसलिए ये उद्योग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते स्टेटमेंट, भारत में उर्वरक उद्योग मुख्य उद्योगों में शामिल है। दोस्तों एकदम सही है। कोर इंडस्ट्री एक दोस्तों इंडेक्स आती है IIP, हम अगले लेक्चर में उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें 8 मुख्य उद्योग बताए गए, तो उसमें एक ये है। भारत वैश्विक स्तर पर यूरिया का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, ये भी ठीक है। भारत के द्वारा पोटास के सीमित भंडार विद्यमान होने के कारण इसका आयात किया जाता है। दोस्तों ये भी ठीक है, हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में उर्वरक उद्योग ये 8 मुख्य उद्योगों में से एक है। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा डीप में करेंगे। भारत चीन के बाद सबसे बड़ा यूरिया उपभोक्ता देश है। अच्छा, आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन उर्वरक में दूसरा स्थान रखता है और फास्फेटिक उर्वरकों में तीसरा। लेकिन पोटास के हमारे पास में सीमित भंडार है, इसलिए हमें उसका आयात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में आ रखा है। इसमें बताना है कि भारत के जितने भी एटीएम है, आप जब भी रोजाना देखते होंगे एटीएम से आप पैसे निकलवाते हो, तो उनको आपस कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है? तो वो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में हमें सही कथन की पहचान करनी है। देखते सही कथन कौन सा है। यह रिपोर्ट मानव संसाधन और विकास मंत्रालय एवं नीति आयोग के द्वारा संयुक्त जारी की जाती है। नहीं दोस्तों, गलत है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला प्रथम एनजीओ है, वो जारी करता है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिसके तहत अंकित और बुनियादी पठन इत्यादि का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों ये ठीक है, इसमें हो जाएगा सही कूट बी। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, इसको जारी कौन करता है?
भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे किया जाता है और प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन, बुनियादी पठन, अंक गणित, आधारभूत बातें, इन सब के आधार पर आकलन होता है और ये वार्षिक सर्वेक्षण है। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। साथी के संबंध में या साथी पहले के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। देखो यहाँ पे आप देख लिया करो, असत्य कथन पूछा है। ये दोस्तों विद्युत वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त पहल है, ठीक है। इस पहल के अंदर ई सेल के द्वारा इन एफिशिएंट मोटर्स को ऊर्जा दक्ष IE3 मोटरों के साथ बदला जाएगा। दोस्तों ये भी ठीक है, इसमें हो जाएगा डी, सही है इसमें। इसके बारे में कुछ और जानकारी, साथी पहल के फुल फॉर्म में कोई देख लेना आप, स्मॉल इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट है। और विद्युत मंत्रालय का ई सेल और वस्त्र मंत्रालय का वस्त्र कार्य इसको क्रियान्वित कर रहा है। ई सेल के द्वारा दोस्तों जो भी अध्यक्ष मोटर है उसको ऊर्जा दक्ष मोटरों में बदला जाएगा, जिससे वस्त्र उत्पादन बढ़ सके। ई सेल दो मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय है और जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा के दक्ष करगो, मोटरों, इन सबको खरीद के जितनी भी जो छोटी लघु मध्यम विद्युत करगा इकाई है उनको अग्रिम लागत पर उपलब्ध, जिससे स्मॉल इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा तकनीकी प्रदान कर सके। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।